हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। क्या हाल है बच्चों? तो बेटे मोशन मंच की ओर से आपका फिर मोस्ट वेलकम। बेटे आज अपन इस अध्याय का एक लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं जो होगा टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन। ये इसका लास्ट टॉपिक रहेगा। अब बेटे टिश्यू कल्चर में क्या क्या होगा ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो बेटे टिश्यू कल्चर होता क्या है कि किसी भी कल्चर मीडिया पर यानी संवर्धन माध्यम पर अगर किसी पौधे की कोशिका से या उससे किसी अंग से या टिश्यू से एक नए पौधे का निर्माण किया जाए तो बेटे ये विधि कहलाती है यानी टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में बेटे हेबरलैंड ने सबसे पहले बताया है ना, जिसे एक तरह से केलस कल्चर कहेंगे। स्कूग और माहेश्वरी ने बेटे इसको सूट अपेक्स रूट अपेक्स के बारे में बताया और स्टीवर्ड ने सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में बताया। टिश्यू कल्चर में बेटे जिस पौधे के भाग का अपन यूज लेंगे वो तो एक्सप्लांट होगा, उसके बाद में बेटे वो बदलेगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो बदलेगा बेटे यानी केलस, केलस बेटे एम्ब्रियोइड में, प्लांटलेट में, और उसके बाद में बनेगा एक नया पौधा। टिश्यू कल्चर के लिए बेटे हमें विभिन्न प्रकार के कल्चर मीडिया की आवश्यकता होती है। उसके अलावा बेटे संवर्धन माध्यम की आवश्यकता होती है, ऑटोक्लेव की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें आज के टॉपिक में लेना है। तो ये टॉपिक रहेगा बेटे हमारा टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन। यहाँ आज का जो टॉपिक रहेगा बेटे ये रहेगा उत्तक संवर्धन यानी जिसे आप कहोगे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर या फिर बेटे इसे कहा जाएगा यानी उत्तक संवर्धन। अब पहले मैं आपको बता देता हूं बेटे कि ये टिश्यू कल्चर होता क्या है। तो पहला साइंटिस्ट हुआ है बेटे, यानी पहले तो इसकी डेफिनेशन आप दे देना कि किसी संवर्धन माध्यम पर, किसी संवर्धन माध्यम पर, किसी संवर्धन माध्यम पर पादप की कोशिका, पादप की कोशिका या बेटे उत्तक या फिर अंग आदि से नए पादप का निर्माण होना, आदि से नए पादप का निर्माण होना। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। ये तो कहलाता है बेटे टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन। तो किसी संवर्धन माध्यम पर पादप की किसी कोशिका से या बेटे उसके किसी उत्तक से या किसी अंग से अगर नए पादप का निर्माण होता है तो इसे उत्तक संवर्धन कहा जाता है। हेबरलैंड बेटे एक वैज्ञानिक हुआ है, हेबरलैंड। तो हेबरलैंड ने किसके बारे में बताया? तो याद रखना बच्चों उत्तक संवर्धन के बारे में बताया। उसके अलावा बेटे याद रखना यानी स्कूग एंड मोरासीजे, इन्होंने बेटे सूट अपेक्स और रूट अपेक्स कल्चर के बारे में बताया। और एक हुआ बेटे स्टीवर्ड, ये याद रखना स्टीवर्ड, इन्होंने कोशिकीय यानी सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में बताया, सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में बताया। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये इतिहास थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि हेबरलैंड जो है बेटे उसने उत्तक संवर्धन के बारे में बताया, स्कूग और मोरासीजे ने सूट अपेक्स कल्चर के बारे में बताया और स्टीवर्ड ने जो बताया वो सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में बताया। क्या क्या की आवश्यकता होगी? तो आवश्यकताओं में देखो बेटे, आवश्यकता तो ये भी मैं बता दूं। सबसे पहले आवश्यकता तो यहां पर होगी ऑटोक्लेव की, ये याद रखना बेटे। पहली आवश्यकता किसकी रहेगी? ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव में क्या किया जाएगा कि जो उत्तक संवर्धन में जिन उपकरणों को उपयोग किया जाएगा बेटे उन्हें रोगाणु रहित कर दिया जाता है। तो उन्हें विशेष दाब और विशेष ताप पर बड़े बड़े टैंकरों में डाला जाता है और विशेष प्रेशर पर, विशेष तापमान पर बेटे उसे निर्जमीकृत किया जाता है, स्टेराइल किया गया है। तो इसको कहते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के बाद में बेटे यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी कल्चर मीडिया की।
यहां आपको जरूरत पड़ेगी कल्चर मीडिया यानी संवर्धन माध्यम। ये संवर्धन माध्यम के रूप में सबसे पहले बेटे ध्यान रखना एमएस कल्चर मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, या फिर यहां लिया जाता है अगार अगार या फिर बेटे नारियल पानी। तो कल्चर मीडिया यानी ऐसा माध्यम जहां पर बेटे कोशिका या ऊतक विभाजित होकर संवर्धित होते हैं, उसे कल्चर मीडिया कहा जाता है। ये दो रूपों में होता है, तरल कल्चर मीडिया होता है बेटे और एक सॉलिड कल्चर मीडिया होता है। सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला जो कल्चर मीडिया है वो मोरासीजे स्कूग कल्चर मीडिया है, जिसे एमएस कल्चर मीडिया कहा जाता है। उसके अलावा बेटे अगार अगार ये भी कल्चर मीडिया का काम करता है। उसके अलावा नारियल पानी ये भी कल्चर मीडिया का काम करते हैं। तीसरा बात यहां पर याद रखना बेटे, कुछ हार्मोन होते हैं जो कि टिश्यू कल्चर को प्रेरित करते हैं। तो ये जो हार्मोन होते हैं इसमें बेटे एक हार्मोन तो होता है ऑक्सिन, और ऑक्सिन का कौन सा हार्मोन है IAA, और एक हार्मोन होता है बेटे CK, और CK का एक पार्ट है यानी BAP बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। तो ये जो दो हार्मोन है बेटे ये टिश्यू कल्चर को प्रेरित करने वाले हैं। यहां पर जो CK का है बाप यानी बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, ये तो सूट अपेक्स के निर्माण को प्रेरित करता है, और जो ऑक्सिन का बेटे इंडोल एसिटिक एसिड है ये रूट निर्माण को प्रेरित करता है। तो यहां तक क्लियर हुआ। उसके अलावा बेटे यहां पर छोटा अगर आप याद करना चाहें तो इसमें आएगा पोषक माध्यम या पोषक तत्व। तो पोषक तत्व में सबसे पहले तो सुक्रोज आप याद कर लेना, सुक्रोज चाहिए। उसके अलावा बेटे कई प्रकार के नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सारे के सारे पोषक तत्व भी इन्हें चाहिए। तो इनकी आवश्यकता को याद कर लेना कि किस किस तरह से बेटे कौन कौन सी चीजें टिश्यू कल्चर में आवश्यक होगी। तो पहले तो ऑटोक्लेव याद करना, जिसमें उपकरणों को निर्जमीकृत किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बेटे ये कल्चर मीडिया होता है जिसमें अगार अगार या मोरासीजे कल्चर मीडिया यूज लिया जाता है। उसके अलावा हार्मोन होते बेटे, तो दो प्रकार के हार्मोन है जो टिश्यू कल्चर में मदद करते हैं। एक तो ऑक्सिन हार्मोन होता है बेटे और एक साइटोकाइनिन होता है। उसके अलावा पोषक तत्वों में सुक्रोज लिया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी लिया जाता है। तो यह तो बेटे इसकी आवश्यकता होगी। अब आइएगा देखते हैं इसकी क्रियाविधि क्या है, यानी किस तरह से टिश्यू कल्चर करवाया जाता है। तो यहां आप देखो बेटे कि यहां पर सबसे पहले इसकी क्रियाविधि अगर आप देखेंगे, क्रियाविधि यानी कौन सी ऐसी विधि है जिसके माध्यम से टिश्यू कल्चर करवाया जाता है। तो सबसे पहले बेटे मैं यहां ले रहा हूं एक्सप्लांट। एक्सप्लांट यानी एक्सप्लांट बेटे सेल हो सकती है, कोई सा यहाँ पर टिश्यू हो सकता है, या बेटे ये क्या हो सकता है ऑर्गन हो सकता है। यानी एक्सप्लांट एक ऐसा भाग होगा पौधे का जो टिश्यू कल्चर के लिए सबसे पहले लिया गया होगा। यानी टिश्यू कल्चर करवाने के लिए पौधे का लिया गया जो भाग है वह भाग क्या कहलाता है, एक्स प्लांट कहलाता है। अब इस एक्स प्लांट को बेटे कहां रखेंगे आप, कल्चर मीडिया में रखेंगे। तो ये यहां पर आपने इसको कल्चर मीडिया में रखा, इस तरह से ये कल्चर मीडिया है। ये कल्चर मीडिया में बेटे आपने इस एक्स प्लांट को रखा। यहां मैं लिख देता हूं संवर्धन माध्यम, संवर्धन माध्यम। तो बेटे यहां पर ये कोशिकाओं का समूह बना जिसे आप क्या कहेंगे, केलस कहेंगे। तो एक्स प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, केलस में कन्वर्ट हो जाएगा। और केलस क्या है, केलस अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। क्या है बेटे, केलस अविभेदित कोशिकाओं का समूह है जिनमें विभाजन की क्षमता लगातार मौजूद है। तो ये केलस कहलाएगा। अब ये जो केलस होता है बेटे यह आगे चलकर इसी संवर्धन माध्यम पर ये एक भ्रूण जैसी छोटी रचना में बदल जाएगा, है ना। अभी ये कहाँ रखा हुआ है, अभी भी ये कल्चर मीडिया पर ही रखा हुआ है, अभी भी ये कल्चर मीडिया पर ही रखा हुआ है। तो अब इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे एम्ब्रियोइड। इसे आप क्या कहेंगे, एम्ब्रियोइड कहोगे। तो एक बार फिर समझ लें कि पहले आपने क्या लिया कि टिश्यू या सेल के रूप में एक छोटा सा भाग लिया जिसका संवर्धन करवाना है, तो उसे आपने क्या कहा बेटे, कर्तोत्तक यानी एक्स प्लांट कहा। एक्स प्लांट बेटे उसको संवर्धन माध्यम पर रखा
तो वहां कोशिकाओं का समूह बना जिसे केलस कहा, और केलस को फिर बेटे कंटिन्यू कहाँ रखा हुआ है, ये संवर्धन माध्यम पर ही रखा हुआ है। और संवर्धन माध्यम पर बेटे यहां पर सबसे पहले तो बेटे ये BAP इसका यूज लेंगे, और उसके बाद में बेटे फिर आप यहाँ यूज लोगे IAA, यानी फर्स्ट तो आप यूज लेंगे बेटे बेंजाइल अमीनोप्यूरिन का। तो ये इसमें क्या करेगा, सूट निर्माण को प्रेरित करेगा, यानी प्ररोह शीर्ष को प्रेरित करेगा। लेकिन उसके बाद में इंडोल एसिटिक एसिड का उपयोग करेंगे, जो बेटे क्या करेगा, रूट निर्माण को प्रेरित करेगा। और इस तरह से एक छोटी सी भ्रूण जैसी रचना बन जाएगी, जिसे भ्रूणाभ, यानी हिंदी में आप कह सकते हो बेटे भ्रूणाभ। और उसके बाद में अब यहां से अभी भी बेटे ये कल्चर मीडिया में ही रखा हुआ है, और कल्चर मीडिया में यहां पर वही दोनों हार्मोन काम आएंगे, और यहाँ पर ये छोटी पौधे जैसी रचना बन जाएगी, और इस पौधे को कहोगे प्लांटलेट, यानी बेटे इसको पादप पक कहेंगे, पादप पक। तो यहां तक भी आप देख लो कि पौधा कहाँ रखा हुआ है, कल्चर मीडिया पर ही रखा हुआ है। अब क्या होगा बेटे कि ये जो पादप पक होता है ना, इसकी यहां की जाएगी हार्डरिंग, इसकी हार्डरिंग की जाएगी। ये कहां की जाएगी बेटे, ग्रीन हाउस में की जाएगी, हार्डरिंग की जाएगी। और हार्डरिंग करने के बाद में फिर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी ट्रांसफर इनटू सॉइल। उसके बाद में बेटे इसको मिट्टी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब आप समझो कि ये हार्डरिंग क्या है ना। ये यहाँ पर ग्रीन हाउस में क्यों रखा इसे अभी तक, क्योंकि कल्चर मीडिया पर है। ये बेटे ऐसे लेबोरेटरी के अंदर ये बनाया गया है जहां पर एयर कंडीशनर है। वह जो लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला कक्ष है, वह वातानुकूलित भी है, वह एयर टाइट भी है। क्योंकि बेटे अगर एयर टाइट नहीं होगा, हमें कल्चर करवाना है किसी प्लांट सेल का, और कल्चर मीडिया में आ गया कोई जीवाणु, तो अगर जीवाणु आ गया तो जीवाणु के अंदर विभाजन क्षमता साधारण कोशिका से कई गुना ज्यादा होती है। जीवाणु कोशिका बेटे लगभग 1-2 मिनट में विभाजित हो जाती है, जबकि इस कोशिका में घंटों का समय लग जाता है। तो इस घटना को रोकने के लिए लेबोरेटरी को बेटे एयर टाइट करना पड़ता है, एयर कंडीशनर करना पड़ता है। वहां पर मौजूद है ये पौधा। अब इस पौधे को अपन को किसी नॉर्मल वातावरण में लाना है, तो एकदम जब वातावरण चेंज होगा तो ये पौधा इस वातावरण को सहन नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होगा कि पहले इसे बेटे ग्रीन हाउस में रख करके कभी ज्यादा तापमान दिया जाएगा, कभी कम दिया जाएगा, कभी ज्यादा दिया जाएगा। मतलब इस पौधे को वातावरण में रहने के योग्य बनाया जाएगा। तो इस घटना को हार्डरिंग कहते हैं। तो पहले बेटे हार्डरिंग की जाएगी, और जब इसकी हार्डरिंग हो जाएगी, इसे वातावरण में रहने योग्य बना दिया जाएगा। तो उसके बाद में बेटे क्या होगा, फिर इसको यहां से कल्चर मीडिया से ट्रांसफर कर दिया जाएगा मिट्टी में। और मिट्टी में आने के साथ ही बेटे कि जैसे यहां पर ये पौधा यहां पर बना, ये पौधा यहां पर बन चुका है। अब ये पौधा जो यहां पर बना है बेटे मिट्टी में, तो ये इसको आप ट्रांसजेनिक प्लांट नहीं कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे, इसे कहोगे न्यू प्लांट, है ना। बच्चे कई बार क्या करते हैं, इसको ट्रांसजेनिक प्लांट बोल देते हैं, तो गलत जवाब होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसजेनिक तो वह पौधा होगा बेटे जिसमें किसी वांछित जीन को प्रवेश करवा करके एक नए गुणों वाले पौधे को बनाया गया होगा। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपने इसी प्रजाति से एक कोशिका को लिया था बेटे एक्स प्लांट के रूप में। उसी कोशिका में कोई दूसरे पादप की जीन नहीं है, उसी पौधे की जीन है। ध्यान रखना, जब तक कोई दूसरे पौधे की जीन को अपन किसी अलग पौधे में ट्रांसफर करवा करके नया पौधा नहीं बनाए, जब तक उसको ट्रांसजेनिक मत मानना। तो ये ट्रांसजेनिक नहीं है, ये साधारण नया पौधा है। यानी सपोज करो कि इस पौधे की कोशिका थी ये एक्स प्लांट, और इसी को अपने कल्चर मीडिया पर बेटे इस तरह से ये इसी तरह का पौधा प्राप्त कर लिया, तो ये पौधा क्या है, एक नया पौधा है। तो आप ये देख लो कि टिश्यू कल्चर करवाने के लिए, उत्तक संवर्धन करवाने के लिए पहले नंबर पर तो आप क्या याद रखना होगा, आपको एक्स प्लांट याद रखना होगा। पहले नंबर पर तो बेटे एक्स प्लांट याद रखना होगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपको क्या याद रखना होगा,
यानी केलस याद रखना होगा कि ये केलस क्या है। तो मैं आपको रिपीट कर दूं बेटे, जो एक्स प्लांट है, ये एक्स प्लांट तो क्या है, ये एक्स प्लांट है बेटे कल्चर मीडिया पर पादप का लिया गया भाग जो जिसका संवर्धन करवाया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम पौधे के जिस भाग का कल्चर करवाया जाता है, पौधे के जिस भाग को संवर्धित करवा करके नया पौधा बनाया जाता है, उस भाग का नाम है यानी एक्स प्लांट यानी कर्तोतक। अब इस एक्स प्लांट को बेटे कहां पर रखा आपने, कल्चर मीडिया पर रखा। कल्चर मीडिया पर रखने के साथ ही बेटे वहां पर ये कोशिकाओं का समूह बन जाएगा। तो ये कोशिकाओं का जो समूह है उसे केलस कहेंगे। और ये जो केलस है ना, अनडिफरेंशिएटेड सेल का समूह है, यह अविभेदित कोशिकाओं का समूह है जिन कोशिकाओं में लगातार विभाजन की क्षमता मौजूद है। इसको अभी भी बेटे कल्चर मीडिया पर ही रख रखा है। और कल्चर मीडिया में दो तरह के हार्मोन मिला दिए गए हैं। एक तो ऑक्सिन हार्मोन मिलाया है, किस रूप में, इंडोल एसिटिक एसिड के रूप में। और दूसरा बेटे बाप यानी बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, ये कहीं ना कहीं इनकी फुल फॉर्म लिख देता हूं बेटे मैं, यानी यहां पर जो IAA है, IAA इसका तो नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। और जो दूसरा है बेटे BAP, इसका नाम है बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। तो बेटे ये जो दोनों हार्मोन हैं, ये एक हार्मोन जो है पहले क्या किया जाएगा बेटे, पहले कल्चर मीडिया में साइटोकाइनिन मिलाया जाएगा BAP के रूप में। और साइटोकाइनिन क्या करेगा कि उस पौधे में सूट निर्माण को प्रेरित करेगा, प्रोह निर्माण को प्रेरित करेगा। 2-3 दिन बाद में बेटे इसको यहां से निकाल करके ऑक्सिन कल्चर मीडिया में डाला जाता है। ऑक्सिन कल्चर मीडिया फिर रूट निर्माण को प्रेरित करेगा। तो इस तरह से कुछ प्रोरोह और कुछ रूट, ऐसे एक भ्रूण जैसी रचना बन जाएगी जिसे एम्ब्रॉयड कहेंगे। तो तीसरे स्टेप में आपको याद रखना है कि यहां पर क्या बनेगा, एम्ब्रियोइड यानी भ्रूणाभ बनेगा बेटे। अब भ्रूणाभ को अभी कल्चर मीडिया में ही रखा गया है, तो थोड़ा प्रोरोसीड्स में वृद्धि होगी, थोड़ी जड़ों में वृद्धि होगी। तो छोटी पादप जैसी, पादप नहीं, छोटी पादप जैसी रचना बन जाएगी। और उस रचना को आप क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बेटे प्लांटलेट यानी पादप पक कहेंगे। अब ये जो पादप पक है, ये बेटे लेबोरेटरी में मौजूद संवर्धन माध्यम में है। अब इसको यहां से निकाल करके हमें एक सामान्य वातावरण में पहुंचाना है। तो बेटे एकदम ये पौधा सामान्य वातावरण को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी ऐसे वातावरण में है जहां पर एयर कंडीशनर है बेटे, जहां का टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य है, कोई घटा बड़ा नहीं है। तो इसको पहले ग्रीन हाउस में रखा जाएगा और वहां पर इसकी हार्डनिंग की जाएगी, यानी इसे बेटे तापमान घटा दिया जाएगा, तापमान बढ़ा दिया जाएगा। तो बढ़े हुए तापमान में, घटे हुए तापमान में रहने की कैपेसिटी विकसित की जाएगी। तो ऐसी प्रणाली को कहेंगे हार्डरिंग। इसको हार्ड बनाया जाएगा, इसको मजबूत बनाया जाएगा कि ताकि इस पर वातावरणीय परिवर्तन का कोई प्रभाव ना पड़े। उसके बाद में बेटे इसे मिट्टी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और मिट्टी में ट्रांसफर करके ये एक नए पौधे में विकसित हो जाएगा। तो ये जो नया पौधा बना है, ये कोई ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है, क्योंकि आप देख लो इस पौधे में किसी भी प्रकार की दूसरी जीन का समावेश नहीं किया गया है। तो ये नया पौधा है, लेकिन ये ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि टिश्यू कल्चर की कौन सी अवस्था में बेटे पौधे को मिट्टी में ट्रांसफर किया जाता है, तो फिर जवाब याद कर लेना बेटे, यानी प्लांटलेट की कंडीशन में किया जाता है। यहां तक रे कल्चर बेटे अगर मान लो किसी सेल का करवाया जाएगा तो सेल कल्चर कहेंगे, किसी टिश्यू का करवाया जाएगा तो टिश्यू कल्चर कहेंगे, किसी ऑर्गन का करवाया जाएगा तो ऑर्गन कल्चर कहेंगे बेटे, एंथर का करवाया जाएगा तो एंथर कल्चर कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट का करवाया जाएगा तो इसे प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी कहते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको एनसीईआरटी के अलावा बेटे दे दिया है और वापस अपन आ जाते हैं एनसीईआरटी के टॉपिक पर। तो बेटे ये है यहाँ पर हमारे पास में टिश्यू कल्चर यानी
उत्तक संवर्धन। तो पर्याप्त और उन्नत किस्म की फसलें प्रदान करने वाले दक्ष तंत्र द्वारा भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमारी पारंपरिक प्रजनन तकनीकी अब असफल हुई है। तब एक अन्य प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ है जिसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। बेटे यहाँ पर ध्यान रखना कि भोजन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है ना, भोजन की जो डिमांड है वो लेकिन उस डिमांड के अनुसार उनकी उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। पादप प्रजनन भी कितना करवाएं बेटे कि जो है डिमांड बढ़ जाए। तो अब तो वह तरीका आ गया जो आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी के अंदर पौधे बना लिए जाते हों। तो ऐसे विधि को फिर अपन क्या कहेंगे, उत्तक संवर्धन। वैसे इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी बेटे कि किसी भी कल्चर मीडिया पर, किसी भी संवर्धन माध्यम पर पौधे की किसी कोशिका से, किसी उत्तक से या किसी अंग से अगर नए पौधे का निर्माण होता है तो इसे उत्तक संवर्धन कहा जाता है, इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। यहां तक क्लियर। उसके बाद में देखो बेटे, एक पूर्ण पादप कृत्योत्तक, यानी कृत्योत्तक का माने होगा बेटे एक्स प्लांट। ये याद रखना बेटे, एक्स प्लांट। अब याद देना, एक्स प्लांट यानी ऐसा भाग जो संवर्धन माध्यम पर लिया जाता है जिससे नया पौधा बनाया जाता है, तो उस सर्वप्रथम लिए गए भाग को कृत्योत्तक कहते हैं। तो देखो बेटे, एक संपूर्ण पादप, एक पूर्ण पादप कृत्योत्तक से पुनर्जनित किया जा सकता है। जैसे पादप का कोई भाग ले लीजिएगा। अब पादप का कोई भाग का माने कोशिका भी हो सकती है या फिर कोई जो है कोई उत्तक भी हो सकता है। उसे विशिष्ट पोषक मीडिया में रखा जाएगा, रोगाणु रहित स्थिति में एक टेस्ट ट्यूब में उगने दिया जाएगा और किसी कोशिका कृत्योत्तक से पूर्ण पादप जनित होने की यह क्षमता पूर्ण सख्तता कहलाती है। बेटे इसको क्या कहेंगे, यानी टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी ये भी याद रखना कि अगर हमारे पास में ये एक कोशिका है और इसी कोशिका से बेटे ये पूरा का पूरा यहाँ पर पादप विकसित हो जाता है, तो ये घटना कहलाती है टोटिपोटेंसी। यही तो हुआ है बेटे, क्योंकि कल्चर मीडिया पर अगर आप कृत्योत्तक के रूप में कोई कोशिका को लेते हो तो वह कोशिका बेटे आगे चलकर संपूर्ण पादप में बदल जाएगी। तो पौधों में मौजूद ऐसी क्षमता जो एक कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की कैपेसिटी हो, तो ऐसी क्षमता को टोटिपोटेंसी यानी क्या कह सकते हो बेटे, पूर्ण सख्तता कहते हैं। तो यहां आप देख लो कि एक पूर्ण पादप कृत्योत्तक से पुनर्जनित किया जा सकता है, यानी बेटे एक जो पूरा पादप है ना वह किसी भी एक्स प्लांट से बनाया जा सकता है। जैसे पादप का कोई भाग ले लीजिएगा, यानी कोई कोशिका ले लो या टिश्यू ले लो, उससे संवर्धन माध्यम पर पूरा का पूरा नया पौधा बनाया जा सकता है। उसके बाद में देखो बेटे, किसी कोशिका से पूर्ण पादप में जनित होने की यह क्षमता पूर्ण सख्तता कहलाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, पूर्ण सख्तता यानी कहने का मतलब कि पादप की किसी एक कोशिका से संपूर्ण पौधे के निर्माण की क्रिया या पादप की एक कोशिका में संपूर्ण पौधे के निर्माण की क्षमता को पूर्ण सख्तता कहते हैं, यानी टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है बेटे कि टोटिपोटेंसी क्या है, तो याद हो जाएगा टोटिपोटेंसी यानी पादप की एक कोशिका से संपूर्ण पादप के निर्माण की क्षमता, ये कहलाती है टोटिपोटेंसी। लेकिन याद रखना बेटे, ये पादपों में उपस्थित होती है, यह पादपों में उपस्थित होती है, यह क्षमता जो है वह पादपों में उपस्थित होती है। बेटे जंतुओं में यह होती तो है, लेकिन ये भ्रूण अवस्था के आरंभ में होती है। जैसे जाइगोट के 4 टुकड़े हो गए, प्रत्येक टुकड़े से नया जंतु बन जाएगा। लेकिन जब वयस्क अवस्था आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ की कोई कोशिका टूट कर कहीं रह गई तो वहां से नया जंतु बन के पीछे पीछे आ जाएगा, हमारा सिर का बाल कहीं रह गया तो हमारे जैसा जंतु पीछे पीछे चलकर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यानी जंतुओं के अंदर पूर्ण सख्तता वयस्क अवस्था में नहीं मिलती है, ये केवल भ्रूण अवस्था में पाई जाती है। लेकिन पादपों में बेटे यह क्षमता वयस्क अवस्था में भी मौजूद होती है। तो पादपों की किसी एक कोशिका से संपूर्ण पौधे के बनने की जो क्षमता है, इस क्षमता को पूर्ण सख्तता या टोटिपोटेंसी कहते हैं। उसके बाद में आप देखिएगा पोषक माध्यम। अब पोषक माध्यम जो है बेटे कार्बन स्रोत हो सकता है, जैसे सुक्रोज है ना, अकार्बनिक लवण है, विटामिन है और अन्य अमीनो अम्ल
तथा वृद्धि नियंत्रक जैसे ऑक्सिन, तो ऑक्सिन में किसको यूज लेंगे, IAA का यूज लेंगे। और ये साइटोकाइनिन जिसमें किसका यूज लोगे आप, BAP आदि प्रदान करें। यानी बेटे ये भी ध्यान रखना कि टिश्यू कल्चर करवाना है, मैंने पूरी प्रोसीजर आपको बता दिया कि टिश्यू कल्चर करवाना है तो हमें बेटे एक तो पहले ऑटोक्लेव करना पड़ेगा उपकरणों का, फिर हमें प्रयोगशाला कक्ष की जरूरत पड़ेगी जो एयर कंडीशनर होना चाहिए, वातानुकूलित होना चाहिए। उसके बाद में बेटे हमें जो है पोषक की भी जरूरत पड़ेगी, यानी जब नई कोशिकाएं बनेगी तो उन्हें खिलाया क्या जाएगा, तो नई कोशिकाओं को पोषण के रूप में बेटे याद रखना, पोषण के रूप में क्या दिया जाएगा, तो पोषण के रूप में सबसे पहले सुक्रोज, ये बच्चों याद रखना, यानी सुक्रोज का इस्तेमाल किया जाता है ना, सुक्रोज। उसके अलावा अकार्बनिक लवण, यानी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड वगैरह ये हो सकते हैं। विटामिन की जरूरत पड़ेगी पोषक माध्यम के, याद रखना। उसके अलावा बेटे अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ेगी और वृद्धि नियंत्रक की भी जरूरत पड़ेगी, यानी ग्रोथ हार्मोन, इन्हें कहते हैं यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन। तो दो तरह के ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सिन, और ऑक्सिन के रूप में किसका इस्तेमाल करोगे, इंडोल एसिटिक एसिड का। क्या काम होगा, ये जड़ के निर्माण को प्रेरित करता है बेटे। और दूसरा है साइटोकाइनिन, जिसमें आप यहां यूज ले सकते हैं बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, ये सूट निर्माण को प्रेरित करता है। तो यहां आप देखें कि टिश्यू कल्चर अगर करवाना है तो बेटे पोषक माध्यम, मतलब संवर्धन माध्यम नहीं, पोषक माध्यम, तो पोषक माध्यम के लिए सुक्रोज इस्तेमाल किए जाएंगे, अकार्बनिक लवण बेटे यूज लिए जाएंगे, कुछ विटामिन यूज ली जाएगी, कुछ अमीनो अम्ल यूज लिए जाएंगे। उसके अलावा कुछ वृद्धि नियंत्रक कारक भी काम आएंगे, जिसमें एक तो ऑक्सिन होगा और एक साइटोकाइनिन। तो ये क्वेश्चन आता है कि कल्चर मीडिया पर कौन कौन से हार्मोनों का उपयोग किया जाता है, तो बेटे एक तो ऑक्सिन हार्मोन होगा और एक साइटोकाइनिन होगा। ऑक्सिन के रूप में तो बेटे इंडोल एसिटिक एसिड होगा और साइटोकाइनिन के रूप में बेंजाइल अमीनोप्यूरिन होगा। इस विधियों का प्रयोग द्वारा अत्यंत ही अल्प अवधि में हजारों पादपों का संवर्धन हो सकता है। यानी बेटे कल्चर करवाना है, अब कल्चर तो मानव के हाथ में होता है ना, बहुत लंबी प्रयोगशाला है, हजारों पौधों की कोशिकाएं उसमें संवर्धन माध्यम में लगा दी, तो एक साथ हजारों पौधों का निर्माण किया जा सकता है। तो बेटे देखिएगा, प्रजनन में तो एक पर्टिकुलर समय होगा कि यार इतने समय में आएगा, इतने समय में ये होगा, और कल्चर तो मानव के द्वारा करवाया जा रहा है बेटे, तो कुछ ही समय के अंदर हजारों पौधे जो है इस विधि के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े बेटे अपन, तो उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि ये सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। सूक्ष्म प्रवर्धन का माने होगा बेटे माइक्रो प्रोपेगेशन। तो बिल्कुल सिंपल सी है कि कल्चर मीडिया के द्वारा हजारों की संख्या में पौधे उत्पन्न करने की यह विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है, माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है। कारण क्या है कि बेटे इसमें पादप का सूक्ष्म भाग लिया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा पौधा हमने प्रयोगशाला में उगाया है, पादप का एक छोटा से छोटा सूक्ष्म भाग जिसको एक्सप्लांट कहेंगे वह लिया जाएगा, और बेटे कुछ ही समय में हजारों की संख्या में नए पौधों का निर्माण कर लिया जाएगा। तो इस विधि को माइक्रो प्रोपेगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहा जाता है। आगे बढ़े बेटे अपन, तो यहां पर आप देखिएगा उसके बाद में आता है इसमें प्रत्येक पादप, ये ध्यान रखना, प्रत्येक पादप आनुवांशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं। ये याद रखना बेटे, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहां पर देखिएगा, जैसे ये पौधा है और इस पौधे से अपन ने एक सेल को निकाला और इस सेल से आगे चलकर वापस बेटे इसी के जैसा ये पौधा बन गया। तो आप ये बताओ कि ये पौधा क्या ट्रांसजेनिक है क्या? नहीं है। यहां से अपन ने इस सेल को लिया और इस सेल का कहां रखा बेटे? इसको रखा संवर्धन माध्यम में, और संवर्धन माध्यम में इस कोशिका से ये वापस का वापस यहां पर ये न्यू प्लांट बन गया, न्यू प्लांट। तो ये जो प्लांट बना है
इसकी आनुवांशिकी इसकी पौधे के जैसी ही रहेगी, क्योंकि यहां पर आपने कोई इसमें नई जीन का समावेश नहीं किया है। तो उत्तक संवर्धन में बनने वाले जो पादप होते हैं ये आनुवांशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं। ये याद रख, कोई आनुवांशिकी चेंजेस नहीं आएगा। जहां से ये पैदा हुए वहां सोमा क्लोन कहलाते हैं, यानी जहां से ये पैदा होते हैं बेटे उसे सोमा क्लोन कहते हैं, मतलब सिमिलर क्लोन। सोमा क्लोन का माने बेटे सिमिलर, यानी उसके जैसा ही बनेगा, कोई अलग से नहीं बनेगा, याद रखना उसके जैसा ही बनेगा। तो ये थोड़ा सा याद रख लें, इसे सोमा क्लोन कहा जाता है। अधिकांश महत्वपूर्ण खाद्य पादपों में, यानी जैसे बेटे टमाटर है, केला है, सेब है आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन इसी विधि के द्वारा किया गया है। यानी याद रखो कि जो अधिकांश खाद्य पादप होते हैं, है ना, खाद्य पादप जैसे टमाटर है, केला है, सेब है, इनका बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन टिश्यू कल्चर के माध्यम से ही कर लिया गया है। तो इतना भी आपको याद रखना है। इस विधि का अन्य महत्वपूर्ण उपयोग रोग ग्रसित पादपों से स्वस्थ पादपों का पुनः लाभ भी है। बेटे इस विधि से क्या होगा कि जो पौधे रोगों से ग्रस्त होंगे ना, उन पौधों की कोशिका को लेकर और रोग रहित पौधे भी इस विधि के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो यहाँ आप देख लें कि इस विधि का अन्य महत्वपूर्ण उपयोग यह भी है कि रोग ग्रसित पादपों से स्वस्थ पादपों का निर्माण भी बेटे इस विधि के माध्यम से कर लिया गया है, इस विधि के माध्यम से कर लिया गया है। उसके अलावा देखो, यदि पादप विषाणु से संक्रमित है, ये ध्यान रखना बेटे, यदि पादप विषाणु से संक्रमित है तब विभोजोतक यानी सीड्स, ये ध्यान रखना मेरे, मेरिस्टेमिक टिश्यू, मेरिस्टेमिक टिश्यू। और बेटे ये मेरिस्टेमिक टिश्यू है वायरस फ्री जोन, इसको बोला जाता है वायरस फ्री जोन। ये थोड़ा सा याद रखें कि बेटे जो मेरिस्टेमिक टिश्यू है ये वायरस फ्री जोन होता है। तो अगर यदि पादप वायरस से संक्रमित है तो अब अपन क्या करें, पौधे से नहीं ले कोशिका को, कहां से ले अपन कोशिका को, उसको मेरिस्टेमिक टिश्यू से लें। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू बेटे वायरस फ्री जोन होता है, यहां पर वायरस का संक्रमण नहीं होता क्योंकि यहां की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है। तो अगर कोई पौधा बेटे वायरस से संक्रमित है तो अपन क्या करें कि उसके मेरिस्टेमिक जोन से कोशिका को लें और उस कोशिका को कल्चर मीडिया पर रखें और उससे जो नया पौधा बनेगा वह क्या होगा, वायरस फ्री होगा। तो यहां आप देख लें कि यदि पौधा वायरस से संक्रमित है तब विभोजोतक विषाणु से अप्रभावित रहता है। अतः विभोजोतक को अलग कर इसे विट्रो उगाया जाए ताकि विषाणु मुक्त पादप तैयार किए जाए, विट्रो में उगाया जाए। विट्रो का माने होता है बेटे शरीर से बाहर या संवर्धन माध्यम पर उगाया जाए, है ना, संवर्धन माध्यम पर। विट्रो का माने होता है शरीर से बाहर। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है बच्चों कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ये ध्यान रखना, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? यदि पौधा विषाणु से संक्रमित है तो बताओ उस पौधे में कल्चर कौन से भाग से करवाया जाएगा? तो जवाब क्या है, यानी विभोजोतक क्षेत्र। बेटे विभोजोतक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वायरस का संक्रमण नहीं होता। तो अब क्या किया जाएगा कि विभोजोतक क्षेत्र से कोशिका को लेकर उसे विट्रो यानी शरीर से बाहर किसी संवर्धन माध्यम में उसका कल्चर करवाया जाए और जो पौधे आपको यहां पर मिलेंगे वो वायरस फ्री होंगे, यानी वायरस से संक्रमित नहीं होंगे। उसके बाद में देखो, पादपों की दो विभिन्न किस्मों से अलग अलग लिया गया, अलग अलग किया प्रोटोप्लास्ट। अभी बताऊंगा बेटे, युग्मित होकर संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है जो आगे चलकर एक नए पौधे को जन्म देगा। यानी बेटे ध्यान रखना, प्रोटोप्लास्ट का माने होता है यहां पर प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट का माने होता है सेल वॉल रहित रचना,
रहित रचना। तो बेटे यहां पर याद रखना, यानी प्रोटोप्लास्ट जो होता है वह सेल वॉल रहित होता है। अब देखो यहां पर कि हमारे पास में ये यहां पर है बेटे पोटैटो सेल और एक तरफ है यहां पर टोमेटो सेल। पहले दोनों का अपन ने -CW कर दिया, तो ये इसका भी हमें क्या मिला, प्रोटोप्लास्ट मिला। और इसका भी क्या मिला बेटे, इसको भी अपने -CW कर दिया, इसका भी यहाँ क्या मिला, प्रोटोप्लास्ट मिला। बेटे दोनों का आपस में संयोजन करेंगे तो यहाँ बनेगा साइब्रिड, यानी साइब्रिड वह रचना होगी जहां पर दोनों केंद्र का आपस में फ्यूज नहीं होंगे। और बेटे जब इसका विकास होगा तो इसके विकास से एक पौधा बनेगा जिसको कहोगे पोमेटो, यानी सोलेनम लाइकोपर्सिकम। इसका जो नाम होगा बेटे ये होगा सोलेनम और लाइकोपर्सिकम। और इस पौधे की विशेषता ये होगी बेटे कि ये ऐसा पौधा होगा जिसमें बेटे यहां पर ऊपर तो इसमें टमाटर आएंगे और नीचे की साइड में इसमें क्या आएंगे बेटे, आलू लगेंगे। यानी इस पौधे के ऊपर की साइड में तो टमाटर आएंगे, याद रखना, और नीचे की साइड में बेटे इसमें क्या आएंगे, आलू आएंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर बेटे क्या होगा कि इधर तो यहाँ पर तो ये क्या रहेंगे बेटे, टमाटर और नीचे की तरफ इसमें क्या आएंगे, यानी आलू। तो ये पौधा होता है पोमेटो। तो एक बार और समझ ले कि बेटे विभिन्न पादपों में दो किस्मों के अलग अलग प्रोटोप्लास्ट लिए जाते हैं। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं, किसी कोशिका से सेल वॉल को हटा दिया जाए तो वह रचना कहलाती है प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट का माने कोशिका भित्ति रहित रचना। बेटे यहाँ दो कोशिका को लिया है, एक तो आलू की कोशिका और एक टमाटर की कोशिका, दोनों से सेल वॉल को हटा दिया, दोनों के प्रोटोप्लास्ट बन गए। उसके बाद में बेटे फ्यूजेनिक एजेंट यहाँ पर होंगे, उन एजेंट की मौजूदगी में इन्हें आपस में मिलाया जाएगा तो यहाँ बनेगा साइब्रिड। यहाँ दोनों के केंद्र अलग अलग होंगे, इसका विकास होगा तो पौधा बनेगा पोमेटो। तो पोमेटो, पोटैटो प्लस टोमेटो बराबर पोमेटो। तो ये एक ऐसा पौधा है जो ऊपर की तरफ तो इसमें टमाटर आएंगे और बेटे जड़ों के अंदर इसमें आलू आएंगे। तो ये पौधा ऐसा है जो जमीन में तो आलू और एयर में बेटे ये टमाटर देगा, लेकिन अभी ये लेबोरेटरी तक ही सीमित है। तो आप देखिएगा कि यह संकर कायिक संकर कहलाता है, जब यह प्रक्रम कायिक संकरण कहलाता है। तो बेटे इसको कायिक संकरण भी कहेंगे, क्योंकि यहां पर आप देखिएगा कि कायिक कोशिकाओं से नया पौधा बन रहा है। कि आपने टमाटर और आलू के लिए जो कोशिका ली है वह कायिक कोशिका है। तो ये जो एक प्रकार का उत्तक संवर्धन है, उत्तक संवर्धन को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हो या कायिक संकरण भी कह सकते हो। ऐसी स्थिति की कल्पना करो जब टमाटर का प्रोटोप्लास्ट आलू के प्रोटोप्लास्ट से युग्मित होता हो तथा वृद्धि करने के बाद में एक नए संकर पादप को जन्म देता हो। तो यह संकर पादप का नाम क्या होगा, पोमेटो। इस संकर पादप का नाम होगा पोमेटो। इसमें टमाटर तथा आलू अभिलक्षण संयुक्त रूप से होते हैं और इस प्रक्रम के परिणामस्वरूप पोमेटो का निर्माण होता है। यानी इससे जो पौधा बनेगा बेटे उस पौधे का नाम होगा पोमेटो। तो एक बार और आप अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से बेटे, कि ऐसी स्थिति की कल्पना करो जब टमाटर का तो प्रोटोप्लास्ट और आलू के प्रोटोप्लास्ट से संयोजित होता है। फ्यूजेनिक एजेंट होंगे बेटे, वह एजेंट इनको आपस में संयोजित कर देंगे। संयोजित करते हैं बेटे एक फोरियन संरचना बनेगी, यानी चतुर्थ गुणित संरचना बनेगी, जिसे हाइब्रिड कहते हैं। नॉर्मल संकरण करवाया जाता है उसमें हाइब्रिड बनता है बेटे, और जब टिश्यू कल्चर करवाया जाता है तो उसमें साइब्रिड बनता है। तो ये साइब्रिड यहां पर बनेगा और इसकी वृद्धि करने के बाद में संकर पादप का जन्म होगा जिसका नाम होगा पोमेटो। और इसकी विशेषता यह है बेटे कि ऊपर की तरफ तो इसमें आलू वो टमाटर लगेंगे और धरती के अंदर बेटे इसमें आलू का भी निर्माण होगा। ये प्रोसीजर आप यहां से देख सकते हैं कि ये तो आलू कोशिका है और ये टमाटर कोशिका है। पहले बेटे इन दोनों को क्या किया गया है, यानी सेल वॉल रहित किया गया है। तो इधर तो आलू की कोशिका का प्रोटोप्लास्ट मिल गया और इधर टमाटर की कोशिका का प्रोटोप्लास्ट मिल गया। उसके बाद में बेटे दोनों में यहां पर फ्यूजन करवाया गया है, यहां पर इसको कहेंगे फ्यूजन। तो फ्यूजन करवाने के साथ ही बेटे ये हाइब्रिड है, ध्यान रखना,
और इसका विकास हुआ और इसके विकास से क्या बना, पोमेटो बना। अब पोमेटो की क्या विशेषता है कि यहाँ पर बेटे टमाटर तो ऊपर की तरफ आएंगे और इसमें आलू नीचे की तरफ आएंगे। अगर काश ऐसा हो जाए बेटे तो ये तो किसान के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया केवल जो है लेबोरेटरी तक ही सीमित है बेटे। तो इस पादप को कहा गया है पोमेटो। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। आगे चलते हैं बेटे अपन, तो आगे इसके अंदर आता है एकल कोशिका प्रोटीन यानी सिंगल सेल प्रोटीन। ये याद रखना, एससीपी से कहा जाएगा सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये ध्यान रखना बेटे, एससीपी यानी सिंगल सेल प्रोटीन। बेटे ध्यान रखिएगा कि कई पौधे ऐसे होते हैं जो प्रोटीन बनाने में भी मदद करते हैं। एस्पाइरुलिना वगैरह का आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ आप देखिएगा कि नॉर्मल प्रोटीन जो हमें देखने को मिलती है ये बेटे दालों में मिलती है, धान्य में मिलती है, सोयाबीन वगैरह में है, इनमें प्रोटीन का स्रोत ज्यादा होता है। तो यहाँ आप देखिएगा बेटे कि यहाँ पर जैसे धान्य है, दलहन है, सब्जियां हैं, फल हैं आदि के पारस्परिक कृषि उत्पादन से मनुष्य तथा पशुओं की संख्या जिस दर से बढ़ रही है आहार संबंधी मांग पूरी नहीं हो पाती है। क्योंकि बेटे ध्यान रखो कि जैसे पशु है और जो है मनुष्य है, सबको बेटे प्रोटीन चाहिए। ये प्रोटीन हमें धान्य से मिलेगी, दलहन और सब्जियों से मिलेगी, लेकिन जिस संख्या में जंतु और मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है उस संख्या में, उस मात्रा में बेटे प्रोटीन इनसे प्राप्त करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो अब देखो पक्षियों की फार्मिंग यानी रख रखाव के दौरान, यानी अगर हमें पक्षियों की फार्मिंग या रख रखाव के दौरान अगर 1 केजी मांस उत्पन्न करना है तो उसके लिए 3 से 10 केजी धान्यों की आवश्यकता होगी। यानी बेटे ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लेते हैं पोल्ट्री फार्म है या गोट फार्मिंग है या केटल फार्मिंग है, तो बेटे यहाँ पर इनकी जो फार्मिंग की जाती है इनसे मीट प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो बेटे अगर बाय द वे किसी जंतु में 1 किलो मीट बढ़ाना है, उसका वजन बढ़ाना है, तो उससे उसको 3 से 10 किलो पहले आपको धान्य खिलाना पड़ेगा। ये याद रखना बेटे। तो इतनी आसानी से वरना उसमें प्रोटीन नहीं बन पाएगी। उसी के साथ में देखो बेटे 25% से भी अधिक मानव की जनसंख्या भूख और कुपोषण का शिकार है। यानी पूरे वर्ल्ड की बात करें अपन तो पूरे विश्व में सभी जनसंख्या को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है बेटे। कई ऐसे गरीब देश हैं जहां की जनसंख्या को पूर्ण रूप से भोजन नहीं मिलता। तो ये विश्व का कितना परसेंट भाग है? लगभग 25% भाग है। पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन का वैकल्पिक स्रोत में से एक एकल कोशिका प्रोटीन है। यानी ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अब इसको कैसे तैयार किया जाए। तो बेटे इसका एकमात्र स्रोत है सिंगल सेल प्रोटीन, यानी जो है सिंगल टीपी यानी प्रोटीन। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब आगे देखिएगा बेटे कि सूक्ष्म जीवों का प्रोटीन के अच्छे स्रोत के रूप में बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। अभी मैं आपको एक का नाम बताऊंगा, स्पाइरुलिना। बेटे स्पाइरुलिना एक ऐसा बैक्टीरिया है जो प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है ना। तो ये ध्यान रखना बेटे कि यहां आप देखो सूक्ष्म जीवों का प्रोटीन के रूप में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। और इसके एग्जाम्पल में आप याद रख लें स्पाइरुलिना यानी स्पाइरुलिना। क्लियर? और अधिकांश लोगों द्वारा मशरूम, बेटे मशरूम को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल के रूप में खाए जाने लगे हैं। बड़े पैमाने पर मशरूम संवर्धन एक प्रकार से बढ़ता हुआ उद्योग, ध्यान रखना, और जिसे अब विश्वास होने सा लगा है कि सूक्ष्म जीव भी आहार के रूप में स्वीकार्य हो सकते हैं। यानी जो सूक्ष्म जीव है बेटे, ये सूक्ष्म जीव भी जो है क्या कहते हैं आहार के रूप में स्वीकार्य हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये ध्यान रखना बेटे कि अधिकांश लोग द्वारा मशरूम के रूप में भोजन खाए जाते हैं और बड़े पैमाने पर जो है इन्हें उगाया जाता है। तो ये था बेटे हमारे पास में यानी एकल प्रोटीन के स्रोत। और उसके बाद में बेटे नीलहरी शैवाल, जैसे एक का नाम है स्पाइरुलिना, है ना, कोशिका आलू संसाधन संयंत्र,
घास फूस सीरा पशु खाद आसानी से उगाया जा सकता है ताकि बड़ी मात्रा में इससे ये प्राप्त हो सके। तो याद रखना बेटे, ये एक स्पाइरुलिना है जिन्हें आलू सदा से यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेटे, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पर घास फूस सीरा या पशु खाद पर आसानी से उगाया जा सकता है। स्पाइरुलिना, ये विषय ध्यान रखना में प्रोटीन, खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की प्रचुर मात्रा विद्यमान होती है। तो बेटे वर्तमान का जो सबसे प्रचुर स्रोत है प्रोटीन का वह है स्पाइरुलिना, जो एक प्रकार की नीलहरी शैवाल है और इसे बेटे यहां पर पशु खाद पर या घास फूस पर उगाया जा सकता है। इस स्पाइरुलिना में प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन साथ में बेटे इसमें खनिज लवण भी होते हैं, वसा भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और विटामिन की भी प्रचुर मात्रा इसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में देखो जीवाणु की कुछ प्रजातियां जैसे मिथाइलोफेरस और मिथाइलोट्रोपस, इनकी वृद्धि और बायोमास उत्पादन की उच्च दर से संभावित 25 टन तक प्रोटीन का उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, मिथाइलोफेरस, मिथाइलोट्रोपस, ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनसे प्रोटीन का उत्पादन करने में जो है बेटे सहयोग मिल रहा है। तो ये तो स्पाइरुलिना, तो ये तो नीलहरी शैवाल है और जीवाणु की कुछ प्रजातियां मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोपस, इनकी वृद्धि और बायोमास उत्पादन की उच्च दर से संभावित 25 टन तक प्रोटीन का उत्पादन कर सकते हैं।